गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में आज का हमारा टॉपिक है उत्तर व्यवहारवाद। आइए समझते हैं क्या है उत्तर व्यवहारवाद, क्यों उत्तर व्यवहारवाद क्रांति के उदय हुआ, उदय के क्या कारण हैं, फिर क्या है उसकी विशेषताएं, उसके बारे में आज विस्तारपूर्वक हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए, हम सभी को पता है कि जब व्यवहारवाद शुरुआत हुई, व्यवहारवादी क्रांति या व्यवहारवादी आंदोलन की शुरुआत हुई और हमारे राजनीति विज्ञान को शुद्ध विज्ञान की तरफ ले जाने के लिए जो वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रयोग करते हुए मानव के व्यवहार, अनुभवात्मक व्यवहार का जब यहाँ वैज्ञानिक पद्धतियों के द्वारा जब प्रयोग किया गया, तो फिर भी कुछ हमें जो निष्कर्ष निकाले जा रहे थे, जो शोध किया जा रहा था, कहीं ना कहीं हमें एक बहुत बड़ी कमी महसूस हो रही थी। तो फिर व्यवहारवादी आंदोलन की जो प्रणेता डेविड स्टन है, तो उन्होंने क्या किया कि 1960 के दशक की समाप्ति लगभग 1969 के आसपास डेविड स्टन, जो कि स्वयं एक व्यवहारवादी क्रांति के प्रतिपादकों में से एक प्रमुख व्यक्ति थे, तो इन्होंने क्या किया, व्यवहारवादी स्थिति पर सबसे बड़ा प्रबल आक्रमण किया। और व्यवहारवादी जिन्होंने अब उत्तर व्यवहारवादियों का रूप ले लिया था, ये मानते हैं कि उनके द्वारा नगण्य और प्राय निरर्थक शोध पर बहुत अधिक समय खर्च कर दिया। मतलब हमने इन वर्षों में कुछ भी हासिल नहीं किया, हमने हमारा समय और धन खर्च किया, लेकिन हमें कोई बड़ी उपलब्धि नहीं मिली। जबकि वे वैचारिक संरचनाओं, प्रतिमानों, सिद्धांतों और अधिक सिद्धांतों के निर्माण में लगे हुए थे। उनकी अपनी पाश्चात्य दुनिया को तीव्र सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संकटों का मुकाबला करना पड़ रहा था और वे स्वयं उनके संबंध में सर्वथा अनजान थे। वे तो प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के शानदार प्रांगणों में अपने वातानुकूलित कक्षों और पुस्तकालयों में बैठे स्थिरता, स्वामित्व, संतुलन, संरक्षण और प्रतिमान आदि की तकनीक, समस्याओं और मॉडलों के निर्माण की प्रवृत्ति में उलझे हुए थे और विशेषज्ञ तकनीकियों के आधार पर कभी कभी क्षेत्रीय अनुसंधान भी कर लेते थे। तथापि बाहर का समाज विघटन, टूट फूट की स्थिति से गुजरते हुए दिखाई दे रहा था। आणविक अस्त्रों का आतंक, गृहयुद्ध, तानाशाही के अभ्युदय की प्रवृत्ति और बढ़ते सामाजिक विभेद आदि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो रही थी जिसके संबंध में व्यवहारवादी राजनीतिज्ञों ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। उत्तर व्यवहारवादी का प्रश्न है कि उनका शोध अनुसंधान की उपयुक्तता क्या थी, जब समाज और राज्य व्यवस्था में इतने तीव्र रोगों, संकटों, समस्याओं का निदान हम कर ही नहीं पा रहे। मतलब आप समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से व्यवहारवादियों ने बंद कमरों में, ऐसी रूमों में, प्रयोगशालाओं में रहते हुए उन्होंने जो काम किया, वो काम विश्व में जो तत्कालीन चुनौतियां थी, समस्याएं थी, मानव समाज के सामने जो समस्या आ रही थी, उनका वो समस्याओं का निदान या उसका हल करने में किसी प्रकार से उपयोगी साबित नहीं हो रही थी। तो डेविड स्टन ने कहा, ऐसे शोध का क्या तात्पर्य जो काम का ही नहीं हो, जिसकी उपयोगिता ही कुछ नहीं हो, प्रासंगिक ही नहीं हो, तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए हमें ध्यान देना पड़ेगा कि हमारी जो तीव्र समस्या है उनका कैसे हल हम कर सकें। तब फिर ये शुरुआत हुई उत्तर व्यवहार की। अब हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना पड़ेगा। अब इसमें उन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन किया कि केवल तथ्यों के आधार पर नहीं चल सकते, हमें मूल्यों की तरफ भी भागना पड़ेगा और वो ऐसे मूल्य जो उपयोगी हो उन्हीं को हम स्वीकार कर सकते हैं। हम तथ्यों को त्याग नहीं रहे, तथ्यों को भी रखेंगे, लेकिन समय के साथ आवश्यकता अनुरूप मूल्यों का भी हम समावेश करेंगे। तो तथ्य और मूल्य का दोनों का इस प्रकार से समावेश करते हुए आगे बढ़ने की बात करते हैं उत्तर व्यवहारवाद में। तो देखिए, व्यवहारिक राजनीतिक विश्लेषण में प्रामाणिक अध्ययन के दौर में प्रामाणिकता में अंतर्निहित और प्रामाणिकता को प्रभावित करने वाले आधारभूत तथ्य क्या हैं? मूल्य हैं। और मूल्य के अध्ययन को उचित स्थान नहीं दिया गया था अब तक व्यवहारवादी आंदोलन में। विश्लेषण की तकनीक को विश्लेषण वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण बना दिया था। इसके परिणाम स्वरूप राजनीतिक विश्लेषण की तथाकथित वैज्ञानिकता का एक निश्चित स्तर तो प्राप्त हो गया, लेकिन उसके निष्कर्षों में प्रासंगिकता या वैध शाश्वतता का पूरी तरह से अभाव बना रहा। अब उत्तर व्यवहारवादी राजनीति विश्लेषण में मूल्यों को समाविष्ट करते हुए राजनीतिक अध्ययन को औचित्यपूर्ण, शाश्वतता अथवा प्रासंगिकता कह सकते हैं, उसको प्रदान करने के समर्थक है। मतलब आप समझ सकते हो कि व्यवहारवादियों ने इस मूल्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया था, मूल्य को उन्होंने उचित स्थान दिया ही नहीं। लेकिन अब उत्तर व्यवहारवादी ये कहते हैं कि हमें मूल्यों को समावेश करते हुए और हमारे राजनीतिक अध्ययन को प्रासंगिक और औचित्यपूर्ण बनाना बेहद जरूरी होगा। तो उत्तर व्यवहारवाद अपने विश्लेषण में वैज्ञानिक के तत्वों को शिथिल नहीं करना चाहता, बल्कि वैज्ञानिक के परिप्रेक्ष्य और भी ज़्यादा विस्तृत करना चाहता है। लेकिन इस अर्थ में वो उत्तर व्यवहारवादी एक प्रकार से वैचारिक क्रांति कहा जा सकता है, क्योंकि राजनीतिक प्रक्रिया के अध्ययन में नवीन समन्वयात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है, जिसमें तथ्य और मूल्य दोनों का विवेक समझ समावेश किया गया है। तो आपको ये आप जान
जान सकते हो कि किस प्रकार से उत्तर व्यवहारवाद से भिन्न है, तो आपको स्पष्ट समझना है कि उत्तर व्यवहारवाद मूल्यों को लेकर चल रहा है और मूल्यों को उचित स्थान भी दे रहा है। पर यह भी ध्यान रखना है कि हम तथ्यों से हट नहीं रहे हैं, तथ्यों को त्याग भी नहीं रहे हैं, तथ्यों का उचित समन्वय कर रहे हैं, वैज्ञानिक पद्धतियों का भी समन्वय कर रहे हैं, लेकिन जहाँ जरूरत पड़ेगी हम मूल्यों का भी समावेश करेंगे, मूल्यों को भी लेकर साथ चलेंगे। अब उन्होंने प्रासंगिकता पर सबसे ज़्यादा बल दिया कि हम जो शोध कर रहे हैं, जो अनुसंधान कर रहे हैं, जो रिसर्च कर रहे हैं, उसका हमें कुछ फ़ायदा मिलना चाहिए, समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए, तब ये कुछ काम का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि डेविड स्टर्न के शब्दों में कहें तो उत्तरवादी क्रांति उस व्यवहारवाद का घोर विरोध करती है जिसके द्वारा राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की कठोर वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग कर परिशुद्ध विज्ञान देने का प्रयास किया गया है। मतलब जो उत्तर व्यवहारवाद है वो उस व्यवहारवाद का विरोध करती हैं जो हमारे राजनीति विज्ञान को फिजिक्स केमिस्ट्री की तरह एकदम वैज्ञानिक शोध पद्धति का प्रयोग करती है, शुद्ध विज्ञान बनाने की ओर प्रेरित करती है, उसका वो विरोध करती हैं। स्टर्न ने यहाँ भी कहा है यह विरोध परंपरावादी द्वारा किए गए निर्णय के विरुद्ध से भी सर्वथा भिन्न है। परंपरावादी वैज्ञानिक पद्धति का विरोध करते हैं क्योंकि मानव के व्यवहार का परीक्षण योग्य सामान्यता खोजने की संभावना को वो अस्वीकार करते हैं। उनका मत है कि मानवीय और सामाजिक व्यवहार अद्वितीय घटनाओं से भरा पड़ा है, उनका सामान्यीकरण नहीं हो सकता है। जैसे परंपरावादी कहते हैं कि मानव के व्यवहार को कैसे नाप तोलोगे आप, जो संभव ही नहीं है। मानव व्यवहार मनुष्य विचारशील है, गतिशील है, उसका एक समान व्यवहार हमेशा नहीं पाया जाता है, उसको कैसे आप मापोगे, तोलोगे या कैसे उसका परीक्षण करोगे, संभव ही नहीं है। तो उसी प्रकार से ये भी उसमें विरोध की बात करते हैं। ठीक है, अब जो उत्तर व्यवहारवाद है वो एक प्रकार का सुधार आंदोलन, एक नवीन दिशा संकेत है जो व्यवहारवाद से काफ़ी आगे बढ़ता हुआ कहता है। ये इसके दो नारे हैं, कर्म और प्रासंगिकता, ध्यान रखना, एक्शन एंड रिलीवेंस। मतलब ये कर्म और प्रासंगिकता पर सबसे ज़्यादा बल देता है। देखिए आप, ये व्यवहार वैज्ञानिकों ने समाज तथा राज्य व्यवस्था के तात्कालिक समस्याओं, संकटों, चुनौतियों का अध्ययन करने तथा उसके निदान का जो मार्ग है उसको ढूंढने का काम करता है। इसका मूल मंतव्य क्या है? ये कहता है कि सामाजिक शोध समाज की आवश्यकता के संदर्भ में प्रासंगिक और संगतिपूर्ण होना चाहिए। मतलब जो भी आप अनुसंधान कर रहे हो वो हमारे समाज की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए ताकि समाज के लिए उपयोगी हो सके, समाज पे काम आ सके, समाज की समस्याओं का हम निदान ढूंढ सकें। राज्य वैज्ञानिकों से मूल्य निरपेक्ष या तटस्थ भाव से अलग रहकर अध्ययन करने के बजाय समाज और राज्य व्यवस्था की रक्षार्थ आगे आने का आह्वान करता है, उन्हें मानव मूल्यों की रक्षार्थ कर्म करने की प्रवृत्ति को भी प्रेरित करता है। ये इसमें इस बात पर बल देता है उत्तर व्यवहारवाद। अब देखिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति की जो उदय हुआ, क्या क्या उसके महत्वपूर्ण कारण हैं आप समझ सकते हैं। देखिए उत्तर व्यवहारवाद क्रांति का जो जन्म है वो व्यवहारवादी रूढ़िवादिता, जड़ता और दिशाहीनता के कारण हुआ, क्योंकि व्यवहारवादी क्रांति जिस बात को, तथ्यों को लेकर चल रही थी उसका हमें किसी प्रकार से लाभ नहीं मिल रहा था, उसकी किसी प्रकार से उपयोगिता साबित नहीं हो रही थी, और बल्कि ये बिल्कुल से एक राह से भटक रहे थे, क्योंकि इतना समय और धन खर्च करते हुए भी हम समाज की समस्याओं का समाधान या निदान नहीं कर पा रहे थे। तो डेविड स्टर्न ने अपना एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन का जब सम्मेलन हुआ था 1969 में, तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि व्यवहारवादी क्रांति से हमें विश्लेषण की सार्थकता नहीं दे सकते, प्रासंगिकता नहीं दे सकते, हमें उत्तर व्यवहारवादी बनना ही होगा। ये स्वयं डेविड स्टर्न के शब्द थे। तो अभी कुछ ये निम्नलिखित कारण मैं आपको स्पष्ट बताता हूँ कि इन कारणों की वजह से हम उत्तरवादी क्रांति की ओर आगे बढ़े। तो पहला कि यह व्यवहारवाद के विरुद्ध एक प्रतिक्रिया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद व्यवहारवादी प्रयासों के माध्यम से राजनीति विज्ञान को विश्वसनीय, सैद्धांतिक, वैज्ञानिक स्वरूप देने के प्रयास किए गए, लेकिन इसके बावजूद स्वयं के व्यवहारवादी प्रयासों में अपर्याप्त और अपूर्ण अनुभव करने लगे थे। कहने का तात्पर्य कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद व्यवहारवादी जो प्रयास किए गए, इससे हमारे राजनीति विज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा सटीक, सैद्धांतिक और यथार्थ और वैज्ञानिक स्वरूप देने के जो काम किए गए थे उसमें किसी प्रकार की सफलता हासिल नहीं हुई और नहीं किसी प्रकार के प्रयास उनको पर्याप्त हो पाई। इसलिए बेहतर समझा कि हम इसमें कुछ हासिल नहीं कर रहे तो हमें कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है। सेकंड, ऐसा माना गया कि सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों को प्राकृतिक विज्ञानों की तरह लागू करना घातक है, कि हमारी समाज विज्ञानों में जो अध्ययन पद्धति हैं उनको अगर अपन फिजिक्स, केमिस्ट्री या प्राकृतिक विज्ञानों की जो अध्ययन पद्धति उनको समावेश करें तो बिल्कुल एक घातक होगा। क्यों? क्योंकि दोनों के अध्ययन वस्तुएं वो बिल्कुल अलग है। वो निर्जीव का अध्ययन करते हैं, हम सजीव का अध्ययन करते हैं, और दोनों को एक पद्धति लागू कभी नहीं कर सकते, क्योंकि समाज और व्यक्ति, प्रकृति परिवर्तनशील है,
समाज और व्यक्ति की प्रकृति क्या है? परिवर्तनशील है, वो विचारवान है, बदलते रहते हैं, एक समान कभी नहीं रहते हैं, और उनका अध्ययन प्राकृतिक विज्ञान में उतरे संभव भी नहीं है। जिस प्रकार से फिजिक्स केमिस्ट्री में अध्ययन किया जाए तो ऐसा संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ वो निर्जीव और स्थायी है, उसमें बदलाव नहीं आता है, जबकि हमारे यहाँ बदलाव आता है, क्योंकि हम अध्ययन किसका करते हैं? मानव का, और फिजिक्स केमिस्ट्री में मानव का अध्ययन नहीं किया जाता है। अतः व्यवहारवाद द्वारा ये किया गया विभाजन एक प्रकार कृत्रिम है, और व्यक्ति का औपचारिक व्यवहार और उसके अचेतन की आकांक्षा अविच्छिन्न रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसको बदलाव करना बेहद आवश्यक समझा जाने लगा था। तीसरा है उत्तर व्यवहारवाद एक तरह से व्यवहारवादी शोध के प्रति असंतोष का परिणाम है, कि जो उत्तर व्यवहारवाद है वो व्यवहारवादी शोध हुआ, अनुसंधान हुआ, उसके प्रति एक प्रकार असंतोष पैदा हुआ कि हमें कुछ हासिल नहीं हुआ अभी तक। व्यवहारवादी शोध में तथ्य मूल्य जो विच्छिन्नता है उस पर बल दिया गया। व्यवहारवाद में मूल्यों के अध्ययन को वैज्ञानिकता की दुर्बलता माना गया। ये तथ्य प्रधान अध्ययन को विज्ञान का पर्याय माना गया, क्योंकि तथ्य प्रधान अध्ययन वस्तुस्थिति का यथार्थ अध्ययन है, मूल्य प्रधान अध्ययन की तरह आदर्श स्थिति का नहीं है। लेकिन उत्तर व्यवहारवादियों का मानना है कि तथ्य और मूल्य दोनों ही व्यक्ति के संदर्भ में प्रासंगिक हैं, रिलेवेंट हैं, अतः दोनों में भेद करना एक प्रकार से कृत्रिम है या फिर गलत है। राजनीति विज्ञान को सही अर्थों में राजनीतिक और वैज्ञानिक दोनों ही रूप में जीवित होना चाहिए, इसलिए मूल्य को कदापि नकारा नहीं जा सकता, इसलिए मूल्य तो शामिल ही रहेंगे, मूल्य को हम किनारा नहीं कर सकते। और अगला है व्यवहारवादी क्रांति के साथ समाज, राज्य व्यवस्था, विश्व अनेक संकटों समस्याओं से घिर गए थे। मतलब आप देखिए कि व्यवहारवादी क्रांति जब शुरुआत हुई तो उस समय हमारा जो समाज है, हमारी जो राजनीतिक व्यवस्था है और विश्व है, वो अनेक संकटों और समस्याओं से घिर गया था। जैसे आप देखेंगे परमाणु युद्ध का भय का पूरा आतंक मचा हुआ था। अमेरिका में जो इस प्रकार से जो अश्वेत नागरिकों के साथ जो भेदभाव किए जा रहे थे, या जो नस्ली जो आंदोलन हो रहे थे, फिर दुनिया में तानाशाही की बढ़ती हुई संभावना और उसकी जो प्रवृत्तियाँ, फिर वियतनाम में जो अमेरिका का जो युद्ध हो रहा था, उसमें जो इस अघोषित युद्ध में फंस चुका था अमेरिका, जनसंख्या विस्फोट, तो ये सब इस प्रकार की जो समस्या हमारे सामने थी, और हम राजनीति और राजनीति विज्ञान को इन समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ कदम उठाने चाहिए थे। उसकी जगह हमने क्या किया, हमारे व्यवहारवादियों ने राजनीति को विशुद्ध विज्ञान बनाने की अभिलाषा को में व्यवहारवादियों ने समाज और विश्व मानवता के प्रति अपने जो दायित्व थे उनकी घोर उपेक्षा शुरू कर दी। मतलब जिनकी तरफ हमें ध्यान देना था उनकी तरफ हम बिल्कुल देख ही नहीं रहे थे। हम उस प्रयोगशाला में लिप्त हो गए जहाँ पर बंद कमरों में, ऐसी कमरों में जो प्रयोग होते थे उनमें लिप्त हो गए, जो हमारा कभी काम ही नहीं था, जो हमारी प्रकृति नहीं थी और जो हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हमें समस्या ये थी कि जो हमारे सामने चुनौतियाँ, मानव समाज के सामने चुनौतियाँ हैं, उनको कैसे दूर करें, उन बातों का हमें समाधान ढूंढना था, उनकी तरफ हम देख ही नहीं रहे थे। अतः उत्तर व्यवहारवादियों को जो प्रश्न कुरेद रहा था वह यह था कि उच्च तकनीक पर्याप्तता और परिष्कृत शोध उपकरणों के प्रयोग की उपयोगिता क्या थी, यदि राजनीति विज्ञानी इस स्थिति में थे ही नहीं तो कि वे समकालीन सामाजिक और राजनीतिक संकटों को समझ सकें, उनका समाधान दिशा में योग दे सकें। मतलब हम हमारी तात्कालिक समस्या का समाधान नहीं ढूंढ रहे हैं तो हमें ऐसे उलट दिशा में जाने की कोई मतलब ही नहीं रहता है। इसलिए उत्तर व्यवहारवाद ने सोचा कि नहीं, अब हमें मूल्यों को साथ लेकर हमारे सामने जो समस्या है उनका कुछ हल ढूंढने का काम करेंगे। अब देखिए कुछ विचारक ये कहते हैं क्या उत्तर व्यवहारवाद परंपरावाद है, क्योंकि जब मूल्यों की बात की गई, मूल्यों का समावेश करने का जब उल्लेख किया गया तो ये कुछ प्रश्न उठते हैं कि क्या ये परंपरावाद है या परंपरावाद की ओर पुनः आगमन है, क्या है, तो इसको अपन समझते हैं। तो देखिए उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक हैं, ये बात सबको पता है। उत्तर व्यवहारवाद और परंपरावाद दोनों ही व्यवहारवाद के कट्टर आलोचक थे, क्योंकि व्यवहारवाद शुद्ध विज्ञान की तरफ बढ़ रहा था और उत्तर व्यवहारवाद भी कहता है कि नहीं, मूल्यों को साथ लेना पड़ेगा, और परंपरावाद तो जबरदस्त इसका घोर विरोधी है ही। तो मूल रूप में एक दूसरे से भिन्न है कि उत्तर व्यवहार और परंपरावाद आप एक नहीं मान सकते, दोनों भिन्न हैं। दोनों दृष्टिकोण मूल अंतर यह है कि परंपरावादी व्यवहारवादी उपागम की सार्थकता को ही अस्वीकार करते हैं, कि जो परंपरावादी राजनीति विज्ञानी हैं वो इस व्यवहारवादी उपागम को बिल्कुल मानते ही नहीं, सार्थकता में भी स्वीकार नहीं करते हैं। और राजनीति विज्ञान की शास्त्रीय परंपरा, जो क्लासिकल ट्रेडिशन है पॉलिटिकल साइंस की, उनमें अपना विश्वास दोहराते हैं। कौन? परंपरावादी। उत्तर व्यवहारवादी युग की उपलब्धियों को स्वीकार करते हैं, परंतु राजनीति विज्ञान की क्षितिज को नूतन आयामों की दिशा में प्रस्तुत करने की दिशा में प्रयत्नशील है। डेविड स्टर्न के शब्दों में अपन कहें तो उत्तर व्यवहारवाद भविष्य की ओर उन्मुख है, राजनीति विज्ञान की नवीन दिशाओं को मोड़ने और उत्तराधिकार को अस्वीकार करने के स्थान पर उसमें और भी बहुत कुछ जोड़ने के लिए प्रयत्नशील हैं। आई बात समझ में?
वह उत्तरवादवाद का एक वास्तविक क्रांति है, न कि प्रतिक्रिया। विकास है, न कि अनुरक्षण। भविष्य की दिशा में एक कदम है, न कि पीछे की ओर हटने की प्रवृत्ति। ये एक आंदोलन भी है, एक बौद्धिक प्रवृत्ति भी है। उसे किसी भी विचारधारा के साथ संबंध करना पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि इसके प्रतिपादक में सभी विचारों और दृष्टिकोण का समर्थन करने वाले राजनीति शास्त्री, पहले सिरे के रूढ़िवादी और कट्टर वामपंथी, विभिन्न प्रकार के प्राविधिक पद्धतियों को मानने वाले कठोर वैज्ञानिक और समर्पित दार्शनिक, तरुण बुजुर्ग दोनों ही हैं। तो राजनीतिक, प्राविधिक और व्यय संबंधी सभी असंभाव्य अनेकताओं के इस समूह को जोड़ने वाला एक भावात्मक कड़ी है। अर्वाचीन राजनीतिक शोध की दिशा में संबंध और भी गहरा असंतोष है। तो आप समझ सकते हैं कि उत्तरवादवाद और परंपरावाद दोनों एक दूसरे से भिन्न हैं। संक्षेप में कहा जाए तो उत्तरवादवादी आंदोलन एक शुद्ध राजनीतिक और शास्त्रीय विचारक दोनों शामिल हैं, किंतु परंपरावाद को पुनरुत्थान नहीं समझ लेना चाहिए। उत्तरवादवाद उसे राजनीति विज्ञान को यथास्थिति से उठाकर आगे ले जाना चाहता है। इसमें परंपरावाद की भांति यथास्थिति नहीं, वरन मानव नया स्वरूप ऊपर रहा है। ठीक है, इसके संबंध में ये सब उल्लेख किया गया है।